हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग आज का जो लेक्चर है देख पा रहे होंगे, पहला लेक्चर है चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 है आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। तो यहाँ से आपका दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले चैप्टर को तो आपने अच्छे से फिनिश किया है। तो आज का जो लेक्चर है दोस्तों यह होगा चैप्टर 2 के लिए इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड वेल्डिंग, विद्युत तापन तथा विद्युत वेल्डन। ठीक है, यानी वेल्डन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक, तो आप लोग इस लेक्चर में पहले हम आप लोगों को छोटी छोटी बातों को बताते हुए आपके टॉपिक पे जल्दी ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो भी आपकी चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ों को आप नहीं जानेंगे तो आप लोगों को समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। जैसे ही मैं इसका सीधे एडवांटेज बताने लगूंगा दोस्तों, तो इसको आप लोगों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी इसके बेसिक को भी जान लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हीट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक नेचुरल हीटिंग होती है, आर्टिफिशियल हीटिंग होती है। ठीक है, तो नेचुरल हीटिंग में क्या होता है कि जो हमारे प्रकृति के माध्यम से जो हीट उत्पन्न होती है या जो हीट उत्पन्न मिलती है हमें, उसको हम कहते हैं उसको कहते हैं नेचुरल। अब जो मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार हीट बना रहा है उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल हीटिंग। इन सभी चीज़ों के बारे में तो आप लोगों ने जाना होगा। ठीक है, अब इसमें हम आपको बताएंगे नेचुरल हीटिंग में, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे सोलर हीटिंग यानी सौर तापन। ठीक है, सौर तापन तो आप लोग जानते ही होंगे। अब आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बॉयलर, इलेक्ट्रिक फर्नेस। फर्नेस मतलब होता है मेरे दोस्तों भट्ठी, बॉयलर मतलब जानते ही होंगे आप लोग, हीटर मतलब जानते ही होंगे आप लोग। अब बात आती है उष्मा यानी हीट होता क्या है। तो हीट के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक पे चलेंगे। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ये तो आप लोग जानते हैं, जो अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स की गति से उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी जब हमारे मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेंगे तब हमें क्या मिलेगी, उष्मा मिलेगी। ठीक है, और इससे हमें क्या होता है, गर्मी का अनुभव होता है। अब बात आती है सोर्सेस ऑफ हीट की। ठीक है, सोर्सेस ऑफ हीट की बात करेंगे तो यहाँ पे इसके जो सोर्सेस हैं कितने प्रकार के हैं इसको भी देख लीजिए। उष्मा निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त होती है उष्मा, घर्षण से भी होती है, अवस्था परिवर्तन द्वारा भी होती है, रासायनिक क्रिया द्वारा होती है, विद्युत द्वारा होती है। तो इतनी चीजों के बारे में हमें निम्नलिखित जो बताएं, 3 4 5 प्रकार के हैं, ये हमारी क्या है, स्रोत हैं ऊर्जा के, यानी हीट के स्रोत हैं। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ हीट यानी उष्मा का प्रभाव। तो उष्मा के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, तो जैसे ही किसी मेटल पे हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, उसमें तापक्रम का बढ़ेगा। देखेंगे पदार्थों के तापक्रम का बढ़ना, यानी किसी भी मेटल में या किसी भी मटेरियल में हम क्या करेंगे, उष्मा को देंगे तो उसके तापक्रम में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर कोई मेटल हम उसमें क्या करते हैं, प्रसार, अगर उसमें टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसका प्रसार भी होगा दोस्तों। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो लोहार होते हैं तो लोहार के घर पे आप गए होंगे, तो अगर वो हंसिया खुरपी जो भी चीज़ें होती हैं वो बनाता है तो उसको पहले गर्म करता है, तो गर्म करता है तो उसका जो साइज होता है तो परिवर्तित होता है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अगर उसके साइज में परिवर्तन हो रहा है यानी तब उसकी अवस्था भी चेंज हो गई होगी। ठीक है, अगर वो पहले कठोर था तो वो क्या हो जाएगा, अगर उसको गर्म कर रहा है तो क्या हो जाएगा, थोड़ा नर्म हो जाएगा, जिससे उसे ठोक कर क्या करता है, जो भी अपने मन चाहे आकृति को बना सकता है। ठीक है, पदार्थों में भौतिक परिवर्तन भी हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें हैं इफेक्ट ऑफ हीट में। अब आगे की टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। आगे की टॉपिक है हमारी कि टाइप्स ऑफ हीट, टाइप्स ऑफ हीटिंग, यानी कि जो हमारा हीटिंग है कितने प्रकार का होता है। तो अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के तापनों का प्रयोग होता है। सोलर हीटिंग और फ्यूल हीटिंग। फ्यूल हीटिंग हमारे 3 टाइप्स की हो जाती है दोस्तों। एक होता है सॉलिड फ्यूल हीटिंग, लिक्विड होता है, गैस फ्यूल होता है। ठीक है, तो इसमें फ्यूल हीटिंग में 3 प्रकार की आप लोगों ने देख चुका होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे केमिकल हीटिंग होती है, थर्ड होती है केमिकल हीटिंग, उसके बाद मैकेनिकल हीटिंग, एटॉमिक हीटिंग, इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग होती है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग होती है। तो इतनी प्रकार की हीटिंग होती है। अब आता है आपका टॉपिक मेरे दोस्तों, तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आने स्टार्ट होगा। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग यानी कि जो हमारा वैद्युत तापन का जो लाभ है उसको हम जानेंगे। ठीक है, अन्य तापनों की अपेक्षा वैद्युत तापन के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। तो इसके क्या लाभ हैं इसको हम जानेंगे। तो पहली बात हम आपको बता दूं कि इसके जो वैद्युत तापन की जो होती है
लाभ पहला देखेंगे तो इसमें स्वच्छता की बात की जाती है, यानी क्लीननेस की बात की जाती है। तो जो स्वच्छता होती है बहुत ही अच्छी होती है, और बहुत ही अच्छी मतलब ये होता है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भट्टियों में तो राख निकलता है, धूल भी होता है, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल तापन की बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रिकल हीटिंग की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, ना ही धूल होता है, ना ही राख होता है, और ना ही अन्य किसी भी प्रकार का पदार्थ होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें हमारी स्वच्छता बनी रहती है। अगर हमारे धूल कण ये सब सारी चीजें नहीं है, राख नहीं है, तो हमारी स्वच्छता तो बनेगी ही मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे इसमें होता क्या है कि अगर इसमें इन सभी चीज़ों को देखा जाए तो स्वच्छता बनी रहती है, और इसकी जो कीमत होती है यानी कॉस्ट की बात की जाती है तो इसकी कॉस्ट भी कम होती है। ठीक है, आइए हम स्वच्छता की बात करते हैं। तो स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान बनाइए आप लोग। तो स्वच्छता की बात करेंगे, वैद्युत तापन में धूल या कण तथा अन्य निरर्थक ठोस पदार्थ आदि उत्पन्न न होने के कारण सदैव स्वच्छता बनी रहती है। तो जैसे हम आप लोगों को बताया कि इसमें क्या होता है, ना ही धूल होता है, ना ही राख होता है, और अन्य निरर्थक यानी कि अन्य अपशिष्ट भी पदार्थ नहीं होते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, स्वच्छता क्या होती है, बनी रहती है, तथा स्वच्छता बनाए रखने में भी कम कीमत लगती है। यानी कि इसकी जो स्वच्छता है बनाने, मतलब कि इसको सफाई वफाई करवाने में क्या होती है, कीमत इसकी कम, लागत यानी जो इसकी लागत होती है कम होती है, कि कोई भी व्यक्ति आके इसको साफ कर देता है, घर के ही लोग साफ कर सकते हैं इस प्रकार के तापन को। ठीक है, अब जैसे आप बात करेंगे फ्लू गैस की अनुपस्थिति, इसमें क्या होता है, फ्लू गैस की अनुपस्थिति नहीं होती है, यानी इलेक्ट्रिकल हीटिंग में फ्लू गैस की अनुपस्थिति होती है। जैसे कोल तापन तथा तेल तापन की तरह वैद्युत तापन में फ्लू गैस या धुआं आदि उत्पन्न नहीं होता है। यानी जैसे कि आप कोल मतलब समझ रहे हैं, नहीं, कोल मतलब कोयला, और आयल, जो ये तो आयल है, हीटिंग ये तो है ही, आप लोग समझ पा रहे होंगे। यानी जो कोल है, कोल तापन और तेल तापन की तरह वैद्युत तापन में फ्लू गैस या धुआं आदि उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए वायुमंडलीय वातावरण का प्रदूषण नहीं होता है, यानी यह प्रदूषण रहित रहता है। ठीक है, आगे की टॉपिक को चलते हैं मेरे दोस्तों। इसकी जो सस्ती भट्टियां, ये जो होती है हमारी सस्ती यानी चीप फर्नेस होती है। ठीक है, अन्य प्रकार की भट्टियों की अपेक्षा वैद्युत तापन भट्टियों की कीमत कम होती है, यानी इसकी जो कॉस्ट होती है कम होती है। ये तो आप लोग जान गए होंगे, क्योंकि वैद्युत भट्टियों में चिमनी तथा जाली की आवश्यकता नहीं होती। जो वैद्युत भट्टियां आप लोग देखे होंगे तो उसमें क्या होता है कि जाली वाली की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। जब जाली लगाएंगे और चिमनी बनाएंगे तो इससे हमारा कॉस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो छोटी छोटी पॉइंट है दोस्तों, इनको आप लोग समझ जाएंगे। ठीक, अब इसका क्या होता है, स्टार्टिंग, क्विक स्टार्टिंग, यानी यह शीघ्रता से क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि इसमें जैसे कि और सारी भट्टियां होती हैं तो उनमें कुछ टाइम लगता है स्टार्ट होने में, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग है यानी वैद्युत तापन है, इसमें किसी प्रकार का समय नहीं लगता है, जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इतना पॉइंट आप लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, अन्य भट्टियों की अपेक्षा वैद्युत भट्टियां अति शीघ्र प्रारंभ होकर ताप देने लगती हैं। ठीक, इससे समय की बचत होती है। कोल भट्टी प्रारंभ होने में सबसे अधिक समय लगता है, यानी जो हमारी कोल भट्टी होती है, कोयले वाली भट्टी होती है, उसको प्रारंभ होने में अधिक समय लगता है। ठीक, इसके अलावा वैद्युत भट्टियों की कार्य प्रणाली को ऑन या ऑफ स्विच द्वारा अति शीघ्र प्रारंभ एवं बंद किया जा सकता है, यानी कि इसको क्विकली स्टार्ट या क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, यानी ऑन या ऑफ किया जा सकता है क्विकली, ठीक, शीघ्रतापूर्वक। ठीक, आगे क्या है, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, इसमें स्वतः सुरक्षा होती है, यानी स्वतः सुरक्षा हो जाती है। कैसे, आइए देखते हैं। वैद्युत तापन पद्धति में अति धारा तथा अति तापक्रम से सुरक्षा रखने के लिए स्वचालित सुरक्षा का स्विच गियर लगा होता है। ठीक, स्विच गियर मतलब आप लोगों ने जैसे कि उसमें पढ़ा होगा प्रोटेक्शन में, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट लगाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है कि हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज से हमारा क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। उसी के लिए हम स्विच गियर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इतनी जब बातें आपको स्विच गियर के बारे में पता हो गई होगी, ताकि उपकरण जलकर भस्म, यानी भस्म मतलब कि जैसे राख होता है वो सब न हो सके, जो हमारे इक्विपमेंट लगे हो। ठीक है, भस्म होने से या वैद्युत त्रुटि से बच सके, इसमें इसलिए स्विच गियर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे की टॉपिक क्या है मेरे दोस्तों, विद्युत तापन की दक्षता जो होती है उच्च होती है। क्या होती है, इसकी जो इफिशियंसी होती है हाई होती है, इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल हीटिंग की, ठीक है। आगे क्या है, विद्युत तापन की उच्च तापक्रम यानी हाई टेम्परेचर होती है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सेफ्टी की, तो सेफ्टी भी बहुत ही अच्छी होगी। अन्य तापनों की अपेक्षा वैद्युत तापन में अधिक सुरक्षा है, केवल विशेष भूल के कारण ही दुर्घटना घटित होती है। इसकी जो प्रोटेक्शन होती है यानी सेफ्टी होती है, सुरक्षा होती है दोस्तों, तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन में ये होता है कि इसमें दुर्घटना होती है, नहीं तो इसमें दुर्घटना होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कभी कभी हो भूल से आप भूल होती है, अगर मनुष्य है तो भूल तो होगा ही मेरे दोस्तों, उसके कारण क्या हो जाता है कि दुर्घटना हो जाती है, ठीक है। नहीं तो इसमें क्या होता है, सेफ्टी बहुत ही अच्छा होता है इसका, ठीक। आगे की पॉइंट पे चलते हैं, तो इसमें बहुत ही सिंपल पॉइंट है मेरे दोस्तों, इसको भी देख लीजिए आप। जैसे क्या है, कम देखभाल तथा न्यून अनुरक्षण कीमत, लेस अटेंशन एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है और देखभाल जो होता है वो कम होता है, ठीक। इतना भी आप लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा पॉइंट मिलेगा। आप लोग इन टॉपिक्स को भी लिख देंगे जो आपका हेडिंग है, तो इससे भी आपको नंबर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। वैद्युत तापन उपकरण प्रायः धारा व ताप को उचित सीमा में रखने के लिए स्वचालित यंत्र युक्त होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल जो तापन है, विद्युत तापन जो होता है मेरे दोस्तों, इसमें क्या होता है कि वैद्युत तापन उपकरण प्रायः जो इसके इक्विपमेंट होते हैं, ये वैद्युत तापन के इक्विपमेंट जो होते हैं धारा व ताप को उचित सीमा में रखने के लिए स्वचालित यंत्र युक्त होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, स्वचालित यंत्र युक्त, यानी पहले से स्वचालित यंत्र को स्थापित किया जाता है, इसलिए इनकी देखभाल करने की कीमत आवश्यकता होती है, यानी कम, मतलब इसकी जो देखभाल करने की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। किसके लिए, जैसे कि इसमें सारी चीज़ें हम क्या लगा रहे हैं, ऑटोमेटिकली ऑपरेट जो हों, ठीक है, इस प्रकार के हम इसमें इक्विपमेंट लगा रहे हैं। तो क्या इसमें आवश्यकता, मतलब कि इसमें ज़्यादा स्पीड में देखभाल की आवश्यकता होगी, कम होगी मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें देखभाल की आवश्यकता कम होगी जब हमने इसमें क्या कर दिया, ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग जो इसमें इक्विपमेंट लगा दिए हैं, तो इसकी देखभाल क्या हो गई, कम हो गई। दूसरे, इनकी अनुरक्षण कीमत न्यून होने के कारण श्रम कीमत भी कम होती है, यानी लेबर कास्ट भी क्या होती है, कम होती है। तो आज के लेक्चर में हमने इतनी सारी बातों को सीखा दोस्तों। एडवांटेज तो आप लोगों को पता हो गया होगा, एडवांटेज में हमने आपको कुछ नहीं बताया, ज़्यादा से ज़्यादा बताया दोस्तों कि आप लोगों को स्वच्छता के बारे में बताया, फ्लू गैस की अनुपस्थिति बताया, और क्या बताया दोस्तों, सस्ती भट्टियाँ की अपेक्षा ये अच्छी होती हैं, और इसका जो स्टार्टिंग होता है, यानी कि जो स्टार्ट करने की जो क्षमता होती है बहुत ही अच्छी होती है अन्य भट्टियों की अपेक्षा, और ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन हो जाता है इसमें, जो इसकी इफ़िशियंसी होती है अच्छी होती है, और इसका जो हाई टेम्परेचर होता है, यानी इस प्रकार के भट्टी की टेम्परेचर जो होती है हाई होती है, और सेफ्टी भी देखा है आप लोगों ने, और अनुरक्षण कीमत भी देखा है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी देखा। तो इसमें इतनी बातों को आप लोगों ने ध्यान में रखा। तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने इतनी सारी जानकारियां ली दोस्तों, तो आप लोगों से मिलता हूं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग कोरोना से बच के रहिए, और अच्छे से खाना खाइए, और सेहतमंद रहिए दोस्तों, और हो सके तो आप बॉयल पानी का ही सेवन करें, क्योंकि इसके सेवन करने से आप लोगों को माना जा रहा है कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जो वाटर है इसके कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं इसमें जो कि आपको बॉडी के लिए नुकसानदायक हो रहे हैं, ठीक है। तो मौसम बहुत ही चेंज हुआ है दोस्तों, जिससे आप लोगों की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ सकती है, जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पहले अपनी सुरक्षा करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।